चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। सीधे उठो बिल्कुल। हम लोग आज पढ़ेंगे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। इस नियम को आप लोग जानते हो, अच्छी तरह जानते हो कि सीमांत उपयोगिता बढ़ती है कि घटती है। जब आप किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करते हैं, बार बार उपभोग करते हैं, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती है कि बढ़ती है? घटती है। तो सीमांत उपयोगिता जो घटती है इसी को बोला जाता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इसी को हम लोग थोड़ा जो है विधिवत तरीके से, थोड़ा विस्तृत तरीके से समझेंगे कि ये जो है घटती क्यों है, कैसे घटती है, किस तरीके से घटती है और घटते हुए कहाँ तक जाती है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि ये जो नियम, इस नियम को सबसे पहले किसने दिया था, बाद में इस नियम को किसने अपना लिया। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जो ह्रासमान शब्द है इसका मतलब होता है घटना, किसी चीज का लगातार घटना। ह्रासमान मतलब क्या होता है? घटना। यहाँ पे सीमांत उपयोगिता वो क्या होगी? घटे। हम उसी को जो है समझेंगे कि कैसे वो घट रही है। लाइट थोड़ा सा बंद कर लीजिए। चलिए देखिए क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको मैं कह सकते हैं घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, तो इसका मतलब वही है जो यहाँ पे लिखा है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। आइए थोड़ा इस नियम को देखते हैं, नियम क्या कहता है। मैंने यहाँ पे लिखा है जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा है निरंतर उपभोग किया जाता है। आगे बताएंगे कि निरंतर शब्द क्यों लिया गया है। किसी भी वस्तु का जब हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक उसका निरंतर उपभोग करते हैं। निरंतर मतलब लगातार, ठीक है। किसी भी वस्तु का जब हम क्या करते हैं, लगातार उपभोग करते हैं, तो सीमांत उपयोगिता क्या हमको मिलती है? वो लगातार घटती जाती है। उसी को तो लिखा गया है। तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। पहली इकाई से जो है आपको जितनी सीमांत उपयोगिता मिलेगी, उसके बाद जब दूसरी इकाई का उपभोग करेंगे तो उससे सीमांत उपयोगिता क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तीसरे से और कम मिलेगी, चौथे से, और वो लगातार घटती जाती है। यहाँ पर सीमांत को मैंने बताया था, इसमें आपको एक शब्द जोड़ना, अतिरिक्त। किसी भी वस्तु की जब आप अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जाती है। इसी को तो बोला जाता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। किसी भी वस्तु की जो है जब आप अधिक से अधिक उपभोग करेंगे तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है लगातार क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है, यह सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में होता है। यह सभी वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में होता है, चाहे वस्तु का उपभोग करें चाहे आप सेवाओं का उपभोग करें। ये बताइए आप यहाँ पर किसका उपभोग कर रहे हैं? आप सेवाओं का। पहला पीरियड पढ़े होंगे तो उस टाइम जोश होश कुछ और रहा होगा, एनर्जी कुछ और रही होगी। दूसरा पढ़े होंगे तो पहले से थोड़ा कम होगा। तीसरा होगा तो कुछ और कम होगा। और हमारे क्लास में आते आते क्या होते हैं, और थक जाते हैं। यानी क्या है, टीचर जो पढ़ा रहा है उससे जो आपको संतुष्टि जो मिल रही है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, हमारे क्लास में आते थे और कम हो जाती है। भागने की फिराक में रहते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं, है ना। ये तो शुक्र मनाइए कि बीच में एक लंच हो जाता है आधे घंटे का, जिसमें ब्रेक मिल जाता है, थोड़ा सा आपको कुछ आराम मिल जाता है। और व्यक्ति को जब आराम मिलता है, थोड़ा समय मिलता है, तो फिर से जो है यूटिलिटी जो उपयोगिता फिर से बढ़ जाती है। यहाँ पे जो निरंतर लिखा है ना, जब हम निरंतर उपभोग करेंगे तब घटता है। अगर निरंतर के बीच में ब्रेक आ गया तो उसके बाद जो है फिर से आपकी उपयोगिता जो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हमको जो निरंतर उपभोग करना है, ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है। आगे इसे संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम कहते हैं। एक तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा नाम है घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। तीसरा नियम क्या है इसका? तीसरा नाम क्या है? संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम इसे बोलते हैं। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हमेशा सत्य है। भाई ये तो सत्य बात है ना। किसी भी वस्तु का जब हम लगातार उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता लगातार क्या होगी? घटेगी। आपको सुबह एक मोबाइल मिल गई, बड़ी खुश हुई। 1 घंटे बाद फिर एक नई मोबाइल मिल गई, फिर 2 घंटे बाद फिर और मोबाइल मिल गई। सुबह से लेकर शाम तक नई मोबाइल आपको मिलती जाएगी तो क्या होगा? आपको उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या होगी? आपकी घटती जाएगी। किसी भी वस्तु का जब आपके पास स्टॉक बढ़ता जाएगा लगातार, तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि वो क्या होगी? घटती जाएगी। तो आप अच्छी तरह जानते हैं।
भोजन भी करते हैं तो शुरू में जब आप भूखे रहते हैं खाना अच्छा लगता है, खाते जाते एक ऐसी स्थिति आती है जब लगता है कि आप खाना नहीं खाना चाहिए, एकदम चरम स्थिति पहुंच जाते हैं, एकदम संतुलन में आ जाते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे तो सार्वभौमिक सत्य है ना, इस चीज को हम अच्छी तरह से महसूस करते हैं। तो इसे जो बोला जाता है, ये जो लॉ ऑफ फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी इसे बोलते हैं इंग्लिश में से। हिंदी में सब याद रखिएगा, संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम क्या है, ये भी पूछा जाता है। संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम क्या है, यही है जो ऊपर आपने लिखा है, जो मैंने लिखा है ना। तो कई तरीके से पूछ सकता है, विकल्प भी दे सकता है। निम्न में से किसे संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम कहा जाता है? पहला विकल्प ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा विकल्प घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, तीसरा विकल्प गोसेन का प्रथम नियम, चौथा उपरोक्त सभी। अभी गोसेन का प्रथम नियम तो नहीं आया है, वो भी इसी में आता है, इसके कई नाम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा। क्यों होगा अभी बताएंगे। देखो, इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री गोसेन ने किया था। इस नियम का उल्लेख किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया का अर्थशास्त्री है, अगर ये शब्द भूल जा रहा है तो गोसेन याद रखना। इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? गोसेन ने किया था। बाद में जो मार्शल महोदय जो है जब अपना ये नियम बनाते हैं, ये उपयोगिता विश्लेषण की जब व्याख्या करते हैं तो इसके नियम को अपनी व्याख्या में शामिल कर लेते हैं और उसको अलग नाम देते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का जो नियम है इसे मार्शल ने दिया था। लेकिन जब बात करेंगे कि गोसेन का प्रथम नियम क्या है, गोसेन का प्रथम नियम वही है जो मार्शल का ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है। दोनों नियम का मतलब एक ही है। एक अर्थशास्त्री जो पहले दे दिया था, दूसरे अर्थशास्त्री ने क्या किया, उसी के नियम की व्याख्या करके उसमें जो इन्होंने उसके नाम को बदल दिया प्रकार से। उसका था गोसेन का प्रथम नियम, इन्होंने दे दिया ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। दोनों नियम एक ही व्याख्या करते हैं कि किसी भी वस्तु का जब हम निरंतर उपभोग करते हैं तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो लगातार क्या होती है, घटती जाती है। यह जो सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखा है, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अब देखो कई नाम, पहला नाम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, तीसरा संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम, चौथा गोसेन का प्रथम नियम। ये चारों नियम का व्याख्या एक ही है और चारों नियम यही कहते हैं किसी भी वस्तु का जब आप निरंतर उपभोग करेंगे तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। इसी एक लाइन की व्याख्या को जो है 100 लाइन में लिखना है, बड़ा चढ़ा के लिखना है, घुमा फिरा के लिखना है। एक होता है ना तरीका कपड़े पहनने का, किसी औरत को जो एक साड़ी एक ब्लाउज पेटीकोट बना देती है और किसी औरत को दुल्हन बनाइए, तो एक दुल्हन बनाना बड़ा अंतर आ जाता है ना। उसको विभिन्न तरीके से सजाइए, जो उसके बालों को सजाइए, उसका मेकअप कीजिए, तरह तरह के कपड़े पहनाइए, तो उसको सजाना एक अलग तरीका हो जाता है। एक विद्यार्थी या एक व्यक्ति जो पैंट शर्ट पहन लेता है, लेकिन पैंट शर्ट के साथ जब थोड़ा सा मेकअप कर लेता है, थोड़ा बाल कटवा लेता है, कुछ परफ्यूम्स लगा लेता है, बालों को झाड़ लेता है, कुछ पाउडर क्रीम लगा लेता है, तब कुछ और दिखता है ना। कहने का मतलब क्या है, किसी चीज को जब आप सजाएंगे तो वो और अच्छा दिखेगा। इसी तरह जब आप कुछ लिखते हैं, अब लिखने के भी कई तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीके से लिखिए, एक थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा सजा के, कलरफुल ब्लैक पेन ब्लू पेन कुछ डायग्राम कुछ चित्र बना के बढ़िया से लिखेंगे तो और अच्छा दिखेगा ना। आप अलंकार पढ़ते हैं तो अलंकार शब्दों की शोभा को बढ़ाने का काम किया जाता है ना, तो उस अलंकार का प्रयोग अपनी लेखनी में कीजिए ना। थोड़ा सब चीजों की ऐसे लिखिए, देखने में अच्छा भी लगे और समझ में लोगों को आ जाए। नियम बस एक लाइन का नियम है, लेकिन ये एक लाइन के नियम को मैंने क्या है पूरे बोर्ड में लिखा हुआ है। ये नियम सबसे पहले किसने दिया था, इस नियम की और क्या क्या नाम है। अब थोड़ा जो इस नियम की थोड़ा सा व्याख्या करेंगे सारणी और ग्राफ के माध्यम से, जैसा कि हालांकि हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल दूसरा ले, हालांकि एग्जाम्पल हम पहला एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चाहते तो उसी एग्जाम्पल से काम हो जाता। बाद में मार्शल ने इसे अपने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करने में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो यह पूछा जाता है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है? गोसेन का प्रथम नियम, गोसेन का द्वितीय नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उत्पादन संभावना का नियम, क्या कहा जाता है? गोसेन का प्रथम नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम भी कहा जाता है, ठीक है।
चलिए आगे मूव बढ़ते हैं। नियम की व्याख्या करते हैं, ठीक है। नियम की व्याख्या करते हैं। देखिए इसको बढ़ा के इसलिए लिखा गया है, कभी कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि हरासमान सीमांत उपयुक्तता नियम क्या है। जब 3 नंबर में पूछेगा तो केवल नियम लिख दीजिएगा और किसने दिया था उसका नाम लिख दीजिएगा, गोसेन का और मार्शल का। लेकिन जब दे देता है कि 5 नंबर 7 नंबर में दीर्घोत्तरी में दे देता है, तब आपको बढ़ा के लिखना होगा ना। तो ऐसी स्थिति में आपको सारणी और ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि एक पेज उधर भरे तो एक पेज इससे भर जाए। तो किसी चीज के बारे में पढ़ो तो थोड़ा ज्यादा पढ़ो कि अगर वो दीर्घोत्तरी में पूछता है तो हम दीर्घोत्तरी में उसका आंसर लिख सके। अगर आप तो लघुत्तरी में पूछ देता है एक लाइन लिखने के लिए, तो हम एक लाइन में भी लिख सके। एक लाइन में पूछेगा तो बस केवल नियम लिख देंगे, है ना। देखो हरासमान सीमांत उपयुक्तता के नियम की व्याख्या को हम निम्न सारणी और ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ कुछ समझना है, थोड़ा दिमाग लगाएं तो रखने की कोई जरूरत है नहीं। हम यहाँ पर लेते हैं आइसक्रीम की इकाइयां लेते हैं और सीमांत उपयुक्तता लेते हैं, 2 ही लेते हैं, आइसक्रीम और सीमांत उपयुक्तता लेते हैं। जैसा कि मैंने उधर बर्गर लिया था और सीमांत उपयुक्तता लिया था और पूर्व उपयुक्तता लिया था। यहाँ पर हम 2 ही लेते हैं क्योंकि हमको यू की केवल व्याख्या करनी है ना। जब हम पहला आइसक्रीम खाते हैं, पहले आइसक्रीम का जब उपभोग करते हैं, तो उससे जो हमको अतिरिक्त जो सीमांत उपयुक्तता मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 20 मिल रही है। निरंतर यानी उसके एक आइसक्रीम खाने के बाद जब तुरंत दूसरा आइसक्रीम आप खाएंगे, तो जब दूसरा आइसक्रीम खाएंगे तो इससे जो आपको सीमांत उपयुक्तता मिलेगी पहले से अधिक मिलेगी, कम मिलेगी? कम मिलेगी। जाहिर सी बात है, ये मनोवैज्ञानिक नियम कहता है कि भाई जब हम पहले से हमारा कुछ पेट भर गया, आप खाएंगे तो उससे संतुष्टि थोड़ी कम मिलेगी। मान लीजिए दूसरा जब दूसरी इकाई का हमने उपभोग किया, अब जो सीमांत उपयुक्तता मिल रही है कितनी मिल रही है? 16 मिल रही है। फिर 2 आइसक्रीम खाने के बाद हम तीसरा जब आइसक्रीम खाएंगे, अब उससे कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। जब हम चौथा खा रहे हैं तो उससे क्या मिल रहा है? 4। तो यहाँ पर देख रहे सीमांत उपयुक्तता क्या हो लगातार घट रही है। और यहाँ पर देखिए उपभोग की इकाइयां लगातार बढ़ रही है। जब किसी भी वस्तु की जो है आप उसकी जो निरंतर इकाइयों का लगातार उपभोग करते हैं, किसी वस्तु की जब आप अधिक से अधिक मात्रा का उपभोग करते हैं, आपने 1 आइसक्रीम खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, तो मात्रा तो बढ़ रही है ना। जब उपभोग की मात्रा जो क्या है बढ़ती जाती है, निरंतर आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सीमांत उपयुक्तता है वो लगातार घटती जाती है। 5वीं स्थिति जब आपने 5वां आइसक्रीम खाया तो उपयुक्तता कितनी मिली? 0। और ये वही स्थिति है जब आपका पेट पूरी तरह से क्या जाता है? भर जाता है। जब आप भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं, मान लीजिए आप खा रहे हैं मुर्गा और लिट्टी खा रहे हैं, तो उसकी भी एक स्थिति होती है ना, पाला लिट्टी खाएंगे, कुछ मुर्गा खाएंगे, लेकिन खाते 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 ऐसी स्थिति आएगी जब आपको लगेगा कि आप खाना क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। जब आपको लगता है कि पेट पूरी तरह से भर गया है, आप पूरी तरह से क्या हो गया है? संतुष्ट हो चुके हैं। उस मुर्गे और लिट्टी के सेवन से जो आपको उपयुक्तता जितनी मिल रही थी अब सब कुछ मिल चुकी है, अब ज्यादा खाएंगे तो अब क्या होगा? अब उल्टा होगा, है ना। जब आदमी का पूरी तरह से आदमी का पूरा पेट भर जाता है, वो तृप्त हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उपभोक्ता पूरी तरह से संतुलन में आ गया है ना। तो यहाँ देखो इसको बोलेंगे पूर्ण तृप्ति का बिंदु बोलेंगे इसे, कि इस स्थिति में उपभोक्ता पूरी तरह से क्या हो गया? तृप्त हो गया, उसका पेट पूरी तरह से भर गया है। ये 5वीं इकाई के उपभोग से। अब 6वीं इकाई का वो उपभोग करेगा तो आप उसके साथ उल्टा होगा। अब उसको सीमांत उपयुक्तता नहीं मिलेगी, बल्कि क्या होगा? अब उसे अनुपयुक्तता मिलेगी। अब उसे लगेगा कि आइसक्रीम बहुत बेकार है, बड़ी 3rd क्लास की आइसक्रीम है, कोई स्वाद नहीं आ रहा, बल्कि जैसे लग रहा है कि अब उल्टी हो जाएगी। भाई जब 5 आइसक्रीम एक साथ डकार जाओगे तो उसके बाद 6वीं आइसक्रीम खाने से क्या अच्छा लगेगी? नहीं लगेगी। आप किसी भी चीज का जब आप सेवन करते हैं, खाते पीते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है ना जब आपको लगता है कि अब हम पूरी तरह से तृप्त हो चुके हैं, हमारा पेट भर चुका है, तो वही स्थिति है। उस टाइम आपकी सीमांत उपयुक्तता क्या होती है? 0 रहती है। उस वस्तु के उपभोग से जो आपको सीमांत उपयुक्तता मिलने वाली थी अब वो हो गई है 0। और जब सीमांत उपयुक्तता 0 होती है तो कुल उपयुक्तता क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। आपको अधिकतम उपयुक्तता मिल चुकी है, आप उससे कम नहीं होना चाहेंगे, आप उसी पर रुक जाते हैं। आप बताओ 5वीं इकाई के उपभोग से कुल उपयुक्तता कितनी मिल रही है? कोई बताएगा? 5 इकाई उपभोग करने के बाद कुल उपयुक्तता कितनी मिल रही है? सीमांत उपयुक्तता 0 मिल रही है। हम पूछ रहे हैं कुल उपयुक्तता कितनी मिल रही है? कुल उपयुक्तता सभी सीमांत उपयुक्तताओं का योगफल होती है। हमने 5 इकाई तक उपभोग किया है ना, तो 5 इकाई तक सभी सीमांत उपयुक्तताओं को जोड़ दो ना, कितना रहा? 20, 36, 10, 50।
तो यहाँ पे कुल उपयोगिता कितनी है? 50 है। सीमांत उपयोगिता कितनी है? 0 है। हालांकि हम कुल उपयोगिता की बात नहीं कर रहे, इसलिए उसका कॉलम नहीं बना है। ठीक है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए ना कि जब यहाँ पे जो है सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो यहाँ पे कुल उपयोगिता क्या होगी। हो सकता है एग्जाम यही साइड उठा के दे दे और पूछ दे कि जो 5वीं इकाई से कुल कितनी उपयोगिता मिल रही है, तब तो आपको उसको हल करना होगा ना, आपको जोड़ना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमको करना क्या है। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग ग्राफ द्वारा समझेंगे। ठीक है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये अक्ष पे हमने आइसक्रीम को ले लिया है और y अक्ष पे जो हमने सीमांत उपयोगिता को ले लिया है। आइसक्रीम चूंकि हमने 6 इकाई को उपभोग किया है तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। जो 12 के बच्चे हैं आरो वाले ले लिए। अच्छा, बाकी बच्चे जाएंगे। ठीक है, और जो सीमांत उपयोगिता को हमने y अक्ष पे लिया है। अब इसको समझिए आप लोग, इधर देखो 1 है 20 है। अब इसको दर्शाइए। देखो एक आइसक्रीम है, 20 सीमांत उपयोगिता है। तो देखो एक आइसक्रीम यहाँ पर आएगा और सीमांत उपयोगिता कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा, हम इसको नाम देंगे A। 2 है फिर 16 है। 2 आइसक्रीम यहाँ पे है, 16 कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे एक बिंदु मिला, इसे क्या मिलता है? B। फिर 3 है 10 है, 3 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है। ये सब काम आप ऑलरेडी किए क्लास 11 में। ठीक है, 4 है उधर 4 है, तो 4 हमारा यहाँ पे और इधर 4 यहाँ पे है। फिर क्या है? 5 और 0 है, 5 आइसक्रीम। तो 5 आइसक्रीम हमारी यहाँ हो गई और 0 सीमांत उपयोगिता। 0 सीमांत उपयोगिता के लिए हम इधर आएंगे ना, तो देखो 0 यहाँ पे है, एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला, ये बिंदु मिला। अब 6 और -6, -6 क्या? अब x के नीचे आएंगे ना, तो 0 से नीचे आएंगे -2, -4 -6। यहाँ पे क्या -6 है ना, तो 6 यहाँ पे है, नीचे आएंगे ये और इधर -6 यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे ये 6 और -6 को दर्शाएंगे ना। तो एक बिंदु मिला है, यह हुआ, सबको मिला देते, सबको क्या करते हैं? मिला देते हैं। सबको मिलाएंगे तो इस रेखा का कोई नाम होगा? इस रेखा का क्या नाम है? ये MU वक्र है ना, MU वक्र। ये हो गया सीमांत उपयोगिता वक्र बन गया, जो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रही है, जिसकी ढाल ऋणात्मक है। इसे कल आप लोग पढ़े थे। अब इसकी व्याख्या देख लो, क्या लिखा है? सारी हम ग्राफ से स्पष्ट है कि आइसक्रीम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट रही है। देख लो, आइसक्रीम की प्रत्येक अगली इकाई, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के जैसे उपभोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता लगातार क्या हो रही है? घट रही है। आप अपने शब्दों में ले सकते हैं, जब हम आइसक्रीम की जब प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग कर रहे हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है, घट रही है। वही मैंने लिखा है, जिन्हें चित्र में क्रमशः ABCD F बिंदु से दिखाया गया है। अगर आप इसको समझो, ये A बिंदु है, इसको ऐसे मिला था, हो गया। ये B बिंदु है, इसको ऐसे मिला था। ये C बिंदु है? ये हमारा क्या है? B बिंदु है, इसको ऐसे मिला दो। आप देखो ये हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा अगर कॉलम करोगे तो ये पूरा, ये क्या है? ये पूरा 20 है। इस सीमांत कितनी है? 20 है। इस वाला अगर हिस्से को कॉलम करोगे तो ये पूरा ऐसा कितना है? 16 है। पूरा जो आयत वाला ऐसा है। अगर इस वाले हिस्से को क्लियर रंगों में कितना है? 10 है। ये लगातार घट रहा है ना। अगर इस हिस्से को कॉलम करोगे तो ये कितना है? 4। और यहाँ पर आकर तो पूरा 0 हो गया, तो कोई बात बन ही नहीं रहा है ना। तो देखो लगातार घट रहा है ना। तो ये लिखा गया है, जिन्हें चित्र में क्रम से ABCD F बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। आगे क्या लिखा है? 5वीं इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। देख लो 5वीं इकाई क्या है? 0। यहाँ पे देख लो 5वीं इकाई यहाँ पे क्या हो गया है? 0 हो गया है। जहां उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। किसी भी वस्तु का जब आप लगातार उपभोग करेंगे तो एक ऐसी स्थिति मिलेगी ना, जब आप पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे, फिर उसका उपभोग करना बंद कर देंगे। मोबाइल चलाते चलाते थक जाते, फिर लगता है कि बंद कर देते हैं, अब सोना चाहिए। अब ज्यादा करेंगे तो आंखें खराब हो सकती है, नींद खराब हो सकती है, चैन खराब हो सकता है ना। मतलब आप उच्चतम स्थिति को प्राप्त हो गए ना। चलिए आगे, 6ठी इकाई पर उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, अभी लिखना आप लोग, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। मान्यता देख लेते हैं। ठीक है, मान्यता बहुत जरूरी है। ये नियम अगर बनाया गया तो इसके साथ कुछ शर्तें, कुछ कंडीशन भी होंगी। कोई भी जो नियम दिया जाता है तो उसके साथ मान्यताएं आ जाती हैं। जैसे सपोज करो, ऐसे मैंने लिखा है, वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि जब आप एक रसगुल्ले का सेवन करते हैं, अब दूसरे रसगुल्ले का, पहला रसगुल्ला सुबह खाए, दूसरा रसगुल्ला शाम को खाए, तो शाम को जो रसगुल्ला खाएंगे तो क्या उससे संतुष्टि कम मिलेगी? उतना ही मिलेगी। फिर बीच में क्या हो गया? गैप हो गया ना। जब गैप हो गया, आपका पेट खाली हो गया, आपको फिर से भूख लग गई। एक रसगुल्ला जो सुबह खाए, एक रसगुल्ला दोपहर खाए, रसगुल्ला शाम को खाए, फिर चौथा रसगुल्ला 4 दिन बाद खाए, तो संतुष्टि कम होगी? नहीं। यानी पहले से जितना आपको संतुष्टि मिल रही थी, हो सकता है दूसरे से और अधिक मिल जाए। हो सकता है शाम को आपको और भूख लगी, उस समय खाए तो और अच्छा लगा। तो वस्तुओं का उपभोग निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। यानी एक वस्तु का उपभोग जब आपने किया तो उसी टाइम उसकी दूसरी का ही उपभोग होना चाहिए, उसी टाइम उसकी तीसरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है कि हम उसमें समय देते, गैप करते, गैप नहीं होना चाहिए। तभी यह नियम क्या होगा? सही होगा, अन्यथा यह नियम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इसकी परिभाषा में लिखा है कि निरंतर उपभोग। ठीक है, तो ये इसकी पहली मान्यता होगी। दूसरी मान्यता क्या है? वस्तु की उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। अब ये बताइए, पहला रसगुल्ला खाए जो गोली के बराबर हो, छोटा साइज का, फिर दूसरा रसगुल्ला खाएंगे तो क्या उससे सीमांत पूर्ति कम हो जाएगी? भाई जब छोटा सा खाए तो सबको पता ही नहीं चला जो कि हमने खाया क्या है, थोड़ा सा स्वाद मिला जो है, तो फिर उसी साइज का छोटा सा और खाएंगे तो उससे मिलने वाली सीमांत घटेगी? नहीं घटेगी। आपको लगेगा कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं जो है ना। जैसे होता है जब आपको बहुत भूख लगी रहती है तो पहली रोटी खाने के बाद जो है उतनी संतुष्टि मिलती है जब हम दूसरा रोटी खाते हैं। अगर आकार बहुत छोटा हो तो ऐसी स्थिति में जो सीमांत उपयोगिता है वो तुरंत घटती नहीं है। तो हम यहाँ पे नियम गलत हो जाएगा कि अगली इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घट जाएगी। नियम गलत हो जाएगा ना। तो वस्तुओं का आकार छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वस्तुओं का आकार छोटा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आकार पर्याप्त होना चाहिए, जितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा जो है समोसा खिला दिए, एक चने के बराबर का समोसा खिला दिए, फिर दूसरा चने के बराबर खिला दिए, तीसरा चने के बराबर, तो सीमांत उपयोगिता घटेगी? नहीं घटेगी, है ना। वो जल्दी नहीं घटने वाली। आगे देखिए, वस्तु की उपभोग इकाइयों का आकार एक समान होना चाहिए। यानी जो वस्तु का आकार तो पहले तो पर्याप्त होना चाहिए और सब समान होना भी चाहिए। ऐसा नहीं पहला रसगुल्ला बड़ा मिला तो दूसरा बहुत छोटा सा मिल गया। ठीक है, दूसरा भी उसी साइज का मिलना चाहिए। साइज थोड़ा ठीक ठाक होनी चाहिए और सबकी साइज एक समान होनी चाहिए, तभी ये नियम क्या होगा? सही होगा। अन्यथा ये नियम क्या होगा? गलत हो जाएगा। उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी। उपभोक्ता की जो है वो भी स्थिर होना चाहिए। अगर उसकी आय अचानक से बढ़ गई तो वो उपभोक्ता जो एक सामान्य लड्डू खाकर संतुष्टि को प्राप्त कर लेता था, अब वही उपभोक्ता जिसकी आय काफी बढ़ गई है, अब उस लड्डू से उसको संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। अब वो पेड़ा या कलाकंद या कुछ रसगुल्ला खाने के चक्कर में पड़ेगा। अब वही लड्डू उसको अब उतनी संतुष्टि नहीं देगा। जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो लोगों की रुचियां, संतुष्टि सब बढ़ने लगता है ना। पहले जिस चीज को खाकर संतुष्टि को प्राप्त करते थे उनको अच्छी लगती थी, लेकिन अब उनकी आय काफी बढ़ गई। अब वही चीज उनको क्या लगने लगती है? बेकार लगने लगती है। अब उस समोसे से उनको मजा नहीं मिलेगा। कहेंगे कि यहाँ का समोसा अच्छा नहीं है, समोसा बाजार वाला सही जो 20 रुपए का बनाता है, अच्छी चटनी देता है। तो लोगों की जब आय बढ़ती है तो जो है लोगों की रुचियां, फैशन भी बदलने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति मतलब वो जिस चीज का उपभोग कर रहा है उसी चीज का उपभोग करे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दे कुछ दूसरा उपभोग करने लगे। उपभोक्ता के फैशन, रुचि एवं स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सुबह जो है रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला उसका फेवरेट था और दोपहर में आते तो रसगुल्ला उसका सबसे बेकार चीज हो गया। उसका स्वभाव, उसका स्वाद, उसका रुचि बदलनी नहीं चाहिए। कभी कभी लोगों की रुचियां बदल जाती है, जो चीज उनको अच्छी लगती है कुछ दिन बाद वो चीज उनके लिए बहुत बेकार हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में जो है उससे मिलने वाली जो संतुष्टि उसका भी लेवल बदल जाएगा। तो ये कुछ मान्यताएं हैं। ठीक है, इन मान्यताओं को रहते हुए, इन मान्यताओं की स्थिर रहती हुई जो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम सही साबित होता है। इनको जो है इतनी मान्यताएं ली गई है, तब ये नियम बनाया गया है कि किसी वस्तु की जो हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक निरंतर इकाइयों का जब उपभोग करते जाते हैं तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। इसी 1-2 लाइन के नियम को बनाने के लिए इनको 5 लाइन 6 लाइन की मान्यताएं लेनी पड़ रही है और इसी को समझाने के लिए हमें ग्राफ और सारणी का सहारा लेना पड़ रहा है। इस तरह जो है ये 5 या 6 नंबर पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अभी कहाँ तक लिखा है? नियम की व्याख्या ये लिख लीजिए और मान्यताएं लिख लीजिए। ठीक है, कल हम कुछ दूसरा नया पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।